नमस्कार, मैं रीनो यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय कृषकों की बड़ी भूमिका है। इसलिए उसको धरती माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। किसान भाइयों, खेतों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं और इससे न केवल लागत में बढ़ोतरी हुई है बल्कि मिट्टी की उर्वरता में भी काफी कमी आई है। इसलिए खेतों में जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से कृषि लागत में कमी तो आती है ही, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। इसकी जानकारी दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जैव उर्वरक है, जिसको बायो फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया, फंगस या जो भी उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके इनोकुलम के मदद से बनाया जाता है। इन जीवाणुओं की प्रजनन क्षमता खेतों में जाकर काफ़ी तेज़ी से होने लगती है और खेतों में जाकर के ये आपके फसलों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? आप सभी जानते हैं कि मिट्टी में 3 तरह के गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण। तो जैविक गुण जो है वो जीवाणुओं की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपके खेतों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीवाणु, उपयोगी जीवाणु होंगे, आपकी मिट्टी उतना ज़्यादा सबल मानी जाएगी और आपके फसल वैसे खेतों में ज़्यादा अच्छे होंगे और पैदावार भी ज़्यादा प्राप्त होगी। आप जितने भी पोषक तत्व पौधों को या फसलों को डालते हैं खेतों में, वो इन्हीं जीवाणुओं की मदद से पौधों को उपलब्ध हो पाता है। विभिन्न तरह की रासायनिक क्रिया में ये मदद करते हैं और विभिन्न तरह के जो पोषक तत्व जो आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, दुर्लभ हो जाते हैं पौधों के लिए, उन सारे तत्वों को, पोषक तत्वों को ये जीवाणु घुलनशील अवस्था में बदलकर फिर आपके पौधों को आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। ये एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावशाली और प्रदूषण रहित है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में पानी धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम एवं मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं एवं कैसे उपयोग किया जाता है। ये जो जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले होते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। तो राइजोबियम कल्चर के अलावे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और कुछ फंगस भी हैं जो आपके पौधे के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, जिसके चलते आपके मिट्टी में जो फास्फोरस है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उपलब्ध हो पाती है और पौधे के जड़ों का विकास भी अति उत्तम ढंग से होता है। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर, चंवला, चना, मटर, मसूर आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। आइए एक नजर डालते हैं इसके प्रयोग विधि पर। किसान भाइयों, 3 पैकेट या 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 से 12 किलोग्राम बीज उपचारित कर सकते हैं। 1 लीटर गर्म पानी में 150 ग्राम गुड़ घोलकर ठंडा करें तथा इसमें कल्चर पैकेट अच्छी तरह से मिलाएं। तैयार घोल को बीजों पर छिड़क कर हल्के से मिलाएं, जब तक कि बीजों पर एक समान परत ना चढ़ जाए। उपचारित बीजों को साफ कागज या बोरी पर फैलाकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सुखाते हैं, फिर उसकी बुवाई करते हैं। इसी तरह से आप अन्य फसलों को, धान को, मक्का को, ईख को इत्यादि को भी आप अलग अलग तरह के जीवाणुओं से आप उपचारित कर सकते हैं। उसके लिए एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, और इसको भी आप या बिचरा को उपचारित करके कर सकते हैं या बीज को उपचारित करके कर सकते हैं। तो इनको भी अब अगर आप इनके कल्चर से उपचारित करेंगे तो
आपके फसलों की जो नाइट्रोजन की मांग है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात कि अगर फास्फोरस की कमी है तो उसके लिए पीएसबी कल्चर, जिसको फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी ये बैक्टीरिया क्या है कि फास्फोरस जो आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाता है उसको ये घुलाने का काम करता है और घुला करके फिर आपके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इसके कल्चर से भी आप उपचारित कर सकते हैं, बीज को भी और सीडलिंग को भी। और अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी का उपचार करें तो मिट्टी में भी इसका उपचार कर सकते हैं। तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका व्यवहार करेंगे तो आपकी मिट्टी में भी पीएसबी का उपचार हो जाएगा और आपकी मिट्टी की जो फास्फोरस की मांग है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह से पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी है, केएसबी इसको बोलते हैं। इसके अलावे ब्लू ग्रिल एल्गी है, एजोला है, इसको भी आप व्यवहार करते हैं खास करके धान के फसलों में। और इनका व्यवहार आप कब करते हैं? जब धान की रोपनी समाप्त हो जाती है और रोपनी के 10 से 15 दिनों के उपरांत आप इसका व्यवहार करेंगे लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि आपके फसल में पानी लगा रहे, खेतों में पानी लगा रहे, और इससे भी आपके फसलों की पैदावार में काफी बढ़ोतरी होती है। आइए अब जानते हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को। उसमें सर्वप्रथम जैव उर्वरक उपयोग से पूर्व धूप व गर्मी से दूर दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। जैव उर्वरक से उपचारित बीजों को किसी भी रसायन या रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फसलों के अनुसार ही जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि बीजों को कीटनाशी व फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना हो तो पहले बीज को कीटनाशी फिर फफूंदनाशी दवा से उपचारित करने के बाद अंत में जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि से पहले ही करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगाई है उनके यहाँ फसल की कटाई चल रही है, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि मजदूरों की समस्या के चलते गेहूं की कटाई सही समय पर नहीं हो पाती और इसलिए गेहूं की कटाई के लिए रीपर बाइंडर मशीन को इजाद किया गया है। इसकी जानकारी दे रहे हैं मुख्य तकनीकी अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी। मैं आज आप लोगों से फसल की कटाई के संबंध में चर्चा करूंगा। फसल कटाई के लिए रीपर बाइंडर और सेल्फ प्रोपल्ड रीपर, 3 तरह के रीपर और साथ में ट्रैक्टर से माउंट किए हुए रीपर आजकल प्रचलित हैं। रीपर से जब हम कटाई करते थे या ट्रैक्टर चलित जो रीपर हैं उनमें कटाई करते थे तो हमें तुरंत लेबर की आवश्यकता होती थी, क्योंकि फसल कट तो जाती थी लेकिन उसको उठा करके रखने के लिए तुरंत लेबर की आवश्यकता पड़ती थी। इस तरह से हमने मशीनों में फिर कुछ सुधार किया और रीपर बाइंडर करके एक मशीन विकसित की गई जो 2 तरह के मॉडल में चल रही है। एक सेल्फ प्रोपल्ड है, 3 व्हील की है, जिसको हम 10 HP के इंजन से चला रहे हैं। इसकी 1.25 मीटर कटिंग विड्थ है और हम इससे 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ फसल काट सकते हैं। इसके द्वारा काटी गई फसल में रस्सी बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, जो नायलॉन की रस्सी होती है, और यह एक बंडल में लगभग 1 एकड़ की कटाई की फसल को बांध सकते हैं। हम अपने बंडल में साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं नॉटिंग डिवाइस के माध्यम से। गेहूं और धान खड़ी फसलों में बंडल बनाने में उपयोगी है। इसमें जो डीजल की खपत है वो लगभग 1.2 लीटर प्रति आवर्स होती है। इसके अलावा जो इसका अभी नया इम्प्रूव्ड वर्जन भी विकसित किया गया है जो कि 4 व्हील है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना रीपर बाइंडर मशीन के प्रयोग करने के बारे में। अब बात आती है कि गेहूं की कटाई में रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने से क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि तुरंत मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है
और चूँकि गेहूं के लिए और धान की दोनों की फसलों में ही भूसा बहुत उपयोगी है। अगर हम जानवर रखे हैं तो इससे काटने के बाद हम थ्रेशर से थ्रेश करके गेहूं भी निकाल लें और भूसा भी हमारे लिए उपयोगी होता है। दूसरा, हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और चूँकि छोटी फसल कट करके छोटी फसल रह जाती है तो हमें नुकसान नहीं होता है और हम तुरंत खेत को जुताई वगैरह भी कर सकते हैं। जब हम इसे भाड़े से चलाते हैं तो लगभग 1300 से 1500 रुपये, जैसा कि सीजन है या जैसी फसल है, जैसा मांग चल रही है उसके अनुसार हमें प्रति एकड़ कटाई मिल जाती है। हमने जब सर्वे करने में पाया है कि उन लोगों ने 3.5 से 5 लाख रुपए तक का इसी मशीन से एक सीजन में बिजनेस किया है। किसान भाइयों, रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने के साथ साथ मशीन का रखरखाव भी जरूरी होता है। तो आप किस प्रकार रखें इस मशीन का रखरखाव, आइए जानते हैं। रीपर बाइंडर में रखरखाव का भी एक विशेष महत्व है। एक तो इसमें इंजन है, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, समय समय पर हमें डीजल फिल्टर बदलना चाहिए। दूसरा, एक जो कटर बार का ब्लेड होता है, सीजन में जब शुरू होता है तो नया पूरे सभी ब्लेड नए लगा लें, उससे हमारा पूरे सीजन में कटाई में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें जो मुख्यतः ड्राइव है, जो रील को ड्राइव जाती है वो बेल्ट के माध्यम से जाती है। एक बेल्ट जो है हमें एक एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। जब हमारा मशीन जब हम शाम को खड़ी करते हैं तो हवा मार करके चेन पर ऑयलिंग करना चाहिए और जो कटिंग ब्लेड होते हैं कटिंग ब्लेड पर भी ऑयल करना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों कि इस मशीन की कीमत और इस पर सरकार द्वारा अनुदान कितना है, तो इन सब की जानकारी के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर ये खरीदना चाहते हैं तो हमारे जो जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। इसकी जो 3 व्हील है उसकी कीमत 3.5 से 4 लाख के बीच में और जो 4 व्हील है उसकी कीमत 5 लाख से 5.5 लाख के बीच में होती है। दोनों मशीनों पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है जिसे हम ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। हमारे राज्य में मूंग और उड़द की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई का उचित प्रबंधन तो करना ही है, साथ ही फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों का भी समय रहते नियंत्रण करना चाहिए, तभी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची के डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। जो किसान भाई अभी गर्मा उड़द या गर्मा मूंग लगा चुके हैं उनकी कैसे देखभाल की जाए इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रयास करेंगे कि आप समय समय पर सिंचाई दें और जिससे कि वो पौधों को जरूरत के हिसाब से सिंचाई प्राप्त होते रहे। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। और जो शुरुआती दौर में लगा रहे हैं उसमें खरपतवार न निकले इसके लिए आप जो है बुआई के 20 से 25 दिन पर ये दवा छिड़काव की जाती है। तो इस सावधानी को रखते हुए अगर आप कर लिए हैं तो ठीक है, अन्यथा आप 20 से 25 दिन पर निकाई गुड़ाई इसकी ज़रूर करेंगे। निकाई गुड़ाई करके आप उसमें से खरपतवार को हटाने की कोशिश करेंगे, पहला निकाई गुड़ाई, और दूसरा लगभग 35 से लेकर के 40 दिन पर निकाई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालेंगे। और इसमें समय समय पर सिंचाई देते चलेंगे। और इस मूंग और उड़द में कुछ कीड़े और बीमारियां लगती हैं, जैसे चित्तीदार फलीभेदक कीड़ा, इल्ली या थ्रिप्स, रस चूसने वाले, और भुआ पिल्लू भी आते हैं। और इन सब को रोकथाम के लिए आप प्रयास करें कि अपने जो खेत है उसमें पहले तो येलो स्टिकर जो पीला है, येलो स्टिकर उसमें स्टिकी गोंद लगा रहता है, इसको लगा देना चाहिए, जिससे जितने सकिंग पेस्ट है, कीड़ा रस चूसने वाले हैं, उनको जा कर के उसमें चिपक जाते हैं। और यह येलो स्टिकर लगभग आपको 25 से 30 स्टिकर जो है A4 साइज का 2 टुकड़े में काट लेंगे। तो इस टुकड़े को जो है आप जो है खेत में लगाएंगे, तो ज़मीन पर जहाँ पे पौध है उसी के पास में लगाएंगे, जिससे वहाँ पर सारे कीड़े वो चिपकते चले जाएंगे, पहला चीज़। और दूसरा कोशिश करेंगे आप उसमें नीम तेल का प्रयास करेंगे। नीम तेल आप 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बना करके छिड़काव करेंगे, इससे वहाँ पर अन्य कीड़े जो हैं वो भी आपके नष्ट हो जाएंगे। और ज़रूरत पड़ा
तो आप वहाँ पे 10 पर्णी का भी यूज कर सकते हैं। 10 पर्णी मतलब 10 तरह के पत्ते जो जानवर नहीं खाते हैं, तो उन तरह के पत्तों को आप कलेक्ट करके एक हिस्सा और 2 हिस्सा जानवर का मूत्र कलेक्ट कर लें और उसको 10 दिन तक सड़ा करके छान करके एक हिस्सा आपका ये घोल दवा रहेगा और 10 हिस्सा आपका पानी रहेगा, घोल बना के छिड़काव करेंगे तो ये ऑर्गेनिक माध्यम से आपका पौध तैयार होगा और उसमें कोई कीटनाशक का यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप वहाँ चाहते हैं कि हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें दवा का भी प्रयोग करें, तो जैसे मोज़ेक आ जाता है, मोज़ेक पौधा जो है उसमें पीलापन होने लगता है और धब्बा पड़ने लगता है। इसके लिए आप दवा लेकर के मेटासिस्टाक्स 1 ml प्रति लीटर की दर से या ट्राइक्लोर ये 5 ml प्रति लीटर की दर से उसका छिड़काव करें, जिससे आपका ये मोज़ेक वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होता है भुआ पीलू। कभी कभी आपके फसलों पर भुआ पीलू भी आ जाते हैं, तो उसमें उसकी हरियालीपन जो है चाट लेते हैं, तो पत्ता जाली जैसा दिखाई देता है, भूरापन लगने लगता है। तो वहाँ पर आप जो है 1 लीटर पानी में आपको 3 से 4 ml घोल बना करके छिड़काव करेंगे। इस तरह से आपकी ये भुआ पीलू भी नियंत्रित हो जाएगा, मोज़ेक भी नियंत्रित हो जाएगा। कभी कभी अंगमारी बीमारी जालीदार लगता है, ये नीले भूरे रंग के बदल जाता है, इसके लिए आपको इंडोफिलम 45 या कार्बेंडाजिम का यूज करके आप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके इसका छिड़काव कर देंगे। और यहाँ पर जो भी उर्वरक है आपने शुरू में ही दे चुके हैं, तो यहाँ टॉप ड्रेसिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से अपने खेतों में आप जो है अधिक से अधिक उड़द और मूंग गर्मा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त लाभ होगा और ज़मीन को भी आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन आपका स्थिरीकरण होगा, जिससे आपकी ज़मीन को भी लाभ हुआ, आपको भी लाभ हुआ, जानवरों को चारा भी मिला। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरनगर, जिला कटिहार के कृषक जमुना प्रसाद ने। यह पपीता में लगने वाले लीफ कर्ल रोग के नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो जमुना प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो पपीता एक महत्वपूर्ण फसल है स्वास्थ्य के दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से, लेकिन इसको मुख्य रूप से बीमारियों से बहुत ज़्यादा उत्पादन कम हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से विषाणु जनित रोग बहुत समस्या करते हैं और उत्पादन को बहुत गिरा देते हैं। इसमें मुख्य रोग है लीफ कर्ल। पपीते में लगने वाला एक मुख्य रोग है लीफ कर्ल, जिससे अधिक नुकसान होता है। तो ये रोग किसके द्वारा फैलता है और इसकी पहचान के सही लक्षण क्या हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो ये वायरस जनित रोग है जो कि बहुत तेजी से फैलते हैं और कुछ इलाकों में तो 80% तक पौधे इससे ग्रसित हैं। तो इसमें जो मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें पत्तियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं और उनका आकार अनियमित आकार का हो जाता है। पत्तियां बहुत छोटी रह जाती हैं। लीफ कर्ल में पत्तियां नीचे की तरफ पूरा मुड़ जाती हैं और एक गुच्छा जैसे दिखाई देता है। तो इसमें बहुत तेज़ी से प्रभावित होता है, तो पौधा बहुत छोटा रह जाता है और या तो फल बहुत कम लगेंगे या आकार छोटे हो जाएंगे या तो फल का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे उनका मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। इसके अलावा उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो इनको रोकथाम के लिए मुख्य रूप से ये वाहक कीट होते हैं जो वायरस को फैलाते हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए रोगौर 0.01% का छिड़काव पौधे में करने से वाहक कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा शुरू में जैसे ही रोग लक्षण किसी भी पौधे में दिखाई दे, उसको तुरंत हटा के जला दें, जिससे कि आगे दूसरे पौधों में न फैल पाए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेंदा फूल की खेती से महकी किसान की किस्मत। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करना है लाभकारी।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाताबिहार@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042192155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।